हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी का चैप्टर 7 जिसका हेडिंग है सहयोग का पुल, मैं उसको आपको पढ़कर समझाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। पाठ 7 सहयोग का पुल। नालपुर गांव पहाड़ियों और जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था। नाले के कारण ही गांव का नाम नालपुर रखा गया था। नाले ने गांव की प्रगति को रोक रखा था। बरसात में उनका रूप इतना भयानक होता था कि उसमें पाँव डालने तक की हिम्मत नहीं होती। अब गांव पहाड़ियों और जंगलों के बीच, मतलब पहाड़ी एरिया था और उसमें बीच में जंगल था। उसके बीच में एक गांव बसा हुआ था जिसका नाम था नालपुर। नाले के कारण ही, मतलब उस गांव में एक नाला था जिसके कारण ही उस गांव का नाम नालपुर रखा गया था। नाले ने गांव की प्रगति को रोक रखा था। मतलब उस गांव में एक नाला था जिसने उस गांव की प्रगति और विकास को रोक रखा था। मतलब उस गांव में कोई प्रगति नहीं हुई थी, कोई विकास नहीं हुआ था। बरसात में उसका रूप इतना भयंकर होता था कि उसमें पाँव डालने तक की हिम्मत नहीं होती। अब बारिश के मौसम में उस नाले का रूप, मतलब उस नाले में इतना पानी भर जाता था कि उसमें पाँव डालने तक की हिम्मत नहीं होती थी। मतलब वहाँ आसपास जाने की हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता था। चौमासे भर यह लंबा चौड़ा नाला गांव को पूरी तरह अन्य इलाकों से काट देता था। मतलब चौमासे, मतलब 4 महीने इस नाले का रूप इतना भयंकर होता था कि ये बाहरी दुनिया से उस गांव को काट देता था और इलाकों से, मतलब लंबा चौड़ा नाला, बहुत लंबा और चौड़ा नाला था। तो वो क्या करता था कि आसपास के कस्बों से, आसपास के गांवों से क्या करता था, इस गांव को काट देता था। मतलब ना कोई बाहर से आ सकता था और ना कोई अंदर से बाहर जा सकता था। जब चौमासे में कोई गंभीर बीमारी का शिकार होता, किसी महिला की तबीयत बिगड़ जाती, तब बड़ी परेशानी होती। मतलब इस गाँव में अगर कोई गंभीर बीमारी जैसे चेचक, हैजा, पीलिया, ये सब बीमारियां हो जाती थी, तब क्या होता था कि ना तो कोई, और किसी महिला की तबीयत, मतलब किसी प्रेग्नेंट लेडी, जैसे आप देखते हैं कोई गर्भवती महिला हो और बहुत सी ऐसी महिला, जैसे कोई वृद्ध महिला हो जो बहुत बीमार हो, वो, तो ये क्या होता था उस टाइम चौमासे, मतलब 4 महीनों जब ऐसा कोई पेशेंट होता था, ऐसा कोई बीमार व्यक्ति होता था, तो बहुत परेशानी होती थी। ऐसे मौके पर जब मरीज को अस्पताल पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता, तब सामने बहता हुआ नाला नालपुर के ग्रामवासियों को साक्षात यमदूत की तरह लगता। मतलब ऐसे मौके पर जब मरीज को अस्पताल ले जाना बहुत ज़रूरी हो जाता था कि अब उसकी हालत नहीं संभल रही, उसे अस्पताल ले जाना बहुत ज़रूरी है, तब क्या करता था गांव वालों को वो नाला किस तरह लगता था, यमदूत की तरह। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर कोई बहुत परेशानी खड़ी हो सामने, हमें क्या लगता है कि जैसे कोई मारने वाला कोई पिस्टल लेके खड़ा है हमारे सामने, तो हमें क्या लगता है कि अब तो ये साक्षात यमदूत की तरह खड़ा है, मतलब अब तो हम बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी को देखकर बहुत डर जाते हैं कि अब तो हम नहीं बचने वाले। तो वो नाला उनको कैसा लगता था कि अगर हम इस नाले को पार करेंगे तो हम बचेंगे नहीं। तो वो नाला उन्हें कैसा लगता था, यमदूत की तरह। कभी कभी डोंगा या कश्ती डालकर पार उतरने की कोशिश भी की गई, पर तेज बहाव ने अच्छे अच्छे लोगों को डुबो दिया। अब कभी कभी क्या होता था कि जब कोई बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती थी, मतलब कोई स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि नहीं, अब मरीज को ले जाना ही पड़ेगा, तो वो लोग क्या करते थे, एक लकड़ी की जैसे डोंगा, मतलब छोटी नाव टाइप, ऐसा फ्लैट लकड़ियों का एक वो बना दिया जाता था जिस पर से बैठकर उस नाले को पार किया जा सके, और एक कश्ती, मतलब छोटी नाव। तो वो लोग कभी कभी इस चीज़ का भी सहारा लेते थे। लेकिन क्या होता था कि नाले के तेज बहाव के कारण वो नहीं पार कर पाते थे और अच्छे अच्छे लोग उसमें डूब गए, मतलब जिन्होंने कोशिश की। लच्छू काका को पूछकर देखिए तो वे फौरन बख्ता किसान का किस्सा सुना देंगे, जिसे बरसात में सांप ने काटा था और नाले ने अस्पताल तक नहीं पहुंचने दिया। अब लच्छू काका उस गांव के एक व्यक्ति हैं, तो वो कहते हैं कि अगर लच्छू काका से पूछा जाए तो वो क्या कहेंगे, बख्ता किसान, मतलब एक किसान है गाँव में जिसका नाम था बख्ता, उसको बरसात के मौसम में सांप ने काट लिया था। बारिश के मौसम में अक्सर जानवर निकला करते हैं, जैसे सांप, बिच्छू, मेंढक, ऐसे बहुत से जानवर निकलते हैं बारिश के मौसम में। तो वो क्या कहते हैं कि बारिश के मौसम में बख्ता किसान को सांप ने काट लिया था और नाले ने उसको अस्पताल तक नहीं पहुंचने दिया। मतलब उस नाले की वजह से वो अस्पताल नहीं पहुंच पाया और देखते ही देखते वो मौत को प्राप्त हो गया, मतलब उसकी मौत हो गई। जब सांप ने उसको काट लिया और उसे अस्पताल नहीं पहुंचा पाए लोग, गांव के लोग या उसके घर वाले, तो क्या हुआ, उसकी मौत हो गई। नालपुर की आबादी बस्ती कहलाने लायक ही थी। गांव में घास फूस की छत एवं कुछ कच्चे पक्के मकान थे। अब नालपुर की आबादी कैसी थी, छोटे मोटे बस्ती कहलाने लायक थी, मतलब छोटी जो बस्तियां होती है उसी तरह से गाँव की आबादी थी।
गांव में घास फूस की छत थी, मतलब गांव में कुछ कच्चे मकान थे और कुछ पक्के थे। तो जो कच्चे मकान थे उसकी छत कैसी थी, घास फूस की थी। बिजली पानी की सुविधा आखिर यहाँ कैसे आ पाती। कुल मिलाकर गांव बहुत छोटा था। अब वो गांव कैसा था, ना तो उसमें कोई प्रगति हुई थी, ना कोई विकास हुआ था। तो उस गांव में बिजली और पानी की सुविधाएं भी नहीं थी और कुल मिला के वो गांव बहुत ही छोटा गांव था। यहाँ पर सबकी अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग वाली बात थी। तब गांव के विकास की बात कौन सोचे। अब उस गांव से किसी को मतलब कोई मतलब ही नहीं था। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग का मतलब था कि क्योंकि उस गांव में कोई विकास हुआ ही नहीं था, कोई ऐसी सुविधाएं नहीं थी कि बिजली की सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं, तो सब अपने अपने में ही मस्त रहते थे। किसी को गांव के विकास की पड़ी नहीं थी, मतलब अपना घर चल जाए बस इतना हो जाए, वही सब सोचा करते थे। तो गांव के विकास के बारे में कौन सोचे। बरसात में गांव का नाला भले ही अभिशाप बन जाए, लेकिन गांव में कुओं की कमी के कारण लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए इसी नाले के जल का उपयोग करते थे। अब क्या होता था कि बरसात में तो गांव का नाला लोगों के लिए क्या बन जाता था, अभिशाप, मतलब एक श्राप की तरह लगता था उन्हें कि मतलब किसी भगवान ने हमें इस नाले के तौर पर एक श्राप दिया है कि ये हमें श्राप की तरह लगता है बरसात में। लेकिन जब गाँव में क्या थी, कुओं की कमी थी, तो गर्मी में जब पानी की कमी हो जाती है, कुएं भी कम थे उस गांव में, तो लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए क्या करते थे, इसी नाले के पानी का उपयोग करते थे। गांव के बच्चे और मवेशी गर्मी में एक साथ जलपान का आनंद लेते। अब गांव के बच्चे और गांव के मवेशी मतलब जानवर, जो भी पाले हुए जानवर थे गांव के और जो बिना पाले हुए भी थे, गांव के सभी जानवर इस नाले का पानी ही पीते थे। तो यही कारण था कि गांव में बीमारी और नाले के बीच एक गहरा रिश्ता बना हुआ था। पीलिया, पेचिश, हैजा, खुजली आदि बीमारियां नाले के गंदी पानी के द्वारा घर घर पहुंच जाती थी। अब क्या होता था कि जब गांव के बच्चे और जानवर इस नाले का पानी पीते थे, पानी पीने के लिए कौन सा पानी यूज़ करते थे, वो इसी नाले का पानी, वो पानी गंदा होता था, तो उनको क्या पीलिया, पेचिश, हैजा, खुजली ऐसी बीमारियां हो जाती थी और गांव के घर घर में ये बीमारियां फैल जाती थी, क्योंकि सब लोग इसी नाले के गंदे पानी को पानी पीने के लिए उपयोग में लाते थे। अस्पताल गांव से दूर था। अस्पताल क्या था, गांव में तो था नहीं, गांव से दूर था। बरसात में गांव किसी द्वीप की तरह नाले के शिकंजे में फंस जाता था। अब क्या होता था, बारिश के मौसम में गांव कैसा लगता था, जैसे छोटे मोटे आइलैंड देखे आपने, लोग घूमने जाते हैं आइलैंड में, पहाड़ों के बीच में पानी के बीचों बीच एक टापू होता है छोटा सा, उसे हम आइलैंड कहते हैं। तो वो गांव कैसा लगता था बरसात के मौसम में, एक आइलैंड की तरह लगता था, एक छोटे से टापू की तरह लगता था और नाले के शिकंजे में गांव के लोग फंस जाते थे। इस गांव में थोड़ा पढ़ा लिखा और समझदार युवक शिवनारायण था। अब इस गांव में क्या था, एक पढ़ा लिखा और समझदार युवक था जिसका नाम था शिवनारायण। नए जमाने की नई हवा, नई रीति और नए विचार इस युवक के मन में लहरा रहे थे। क्या हो रहे थे, नए जमाने की नई रीति रिवाज, नए विचार आते थे इस युवक के मन में। अपने गांव के पिछड़ेपन से वह बहुत दुखी रहता था। उसके गांव में विकास नहीं होता था तो उसे क्या लगता था, वो बहुत दुखी रहता था। उसने कई बार लोगों को संगठित करना चाहा कि सब आपस में मिलकर नाले पर पुल बनाने की कोशिश करें। उसने क्या करा, सब लोगों को कई बार कोशिश की इकट्ठा करके अपने गांव के अपने गांव के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए और इस नाले पर पुल बनाने की कोशिश की उसने, लोगों को इकट्ठा करने की। लेकिन क्या हुआ, उसकी बात से कोई सहमत नहीं हुआ, मतलब उसकी बात किसी ने मानी नहीं लोगों ने। शिवनारायण की बात का समर्थन यदि किसी ने किया तो वे थे हकीम साहब। इस शिवनारायण नामक युवक की अगर किसी ने बात मानी उस गांव में, तो कौन थे वो, हकीम साहब। हकीम साहब कौन होते हैं, गांव में जो छोटे मोटे इलाज किया करते हैं उन्हें हकीम साहब कहते हैं। ग्रामवासी हकीम साहब का बहुत सम्मान करते थे। वे उनकी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कर दिया करते थे। वे गांव वालों के लिए डूबते को तिनके का सहारा थे। अब हकीम साहब कौन थे, गांव के छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कर दिया करते थे, इसलिए गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे, उनको मान देते थे, क्योंकि गांव वालों के लिए क्या थे, वो डूबते को तिनके का सहारा की तरह थे। मतलब कोई इंसान डूब रहा है और उसे अगर कोई ऐसा सहारा मिल जाए जिससे वो उस नदी या नाले को पार कर ले, डूबने से बच जाए, तो वो तिनके का सहारा ही कहलाता है ना। उसी तरह से उस गांव में क्या था, अस्पताल तो था नहीं था, तो हकीम साहब क्या थे, जब कोई बीमार हो जाता था तो वो उन लोगों का इलाज किया करते थे, इसलिए गांव वाले उनका सम्मान करते थे, उनकी बात मानते थे। इस बरसात में नाला उफान पर था। गांव 2 माह से बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। एक घटना से सारे गांव वाले दहल गए। अब बारिश में क्या, नाला फिर उफान पर था। गांव 2 महीने से बाहरी दुनिया से कट गया था बिल्कुल, मतलब बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था उस गांव का। एक घटना से उस गांव में एक घटना घटी जिससे सारा गांव सारा गांव दहल गया, मतलब सारा गांव परेशान हो गया।
रात में वृद्ध हकीम साहब को दिल का दौरा पड़ा। जो हकीम साहब थे उस गांव के, जो इलाज किया करते थे गांव के लोगों का, उनको क्या हुआ, दिल का दौरा मतलब हार्ट अटैक आया उनको रात में। उनकी बेहोशी और बिगड़ती हालत देखकर सारे गांव वाले एकत्र हो गए। अब उनको अटैक आया तो क्या हुए, वो बेहोश हो गए और उनकी हालत और बिगड़ती गई। उससे सारे गाँव वाले क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। जैसे तैसे रात कटी। सभी चाहते थे कि हकीम साहब को अस्पताल ले जाएं या कस्बे के डॉक्टर को लेकर आएं। अब जैसे तैसे तो उन लोगों ने, गांव के लोगों ने रात काट ली। उसके बाद सुबह जब उन लोगों ने सोचा कि हकीम साहब को किसी भी तरह से अस्पताल ले जाया जाए या बाहर से किसी डॉक्टर को बुलाया जाए गाँव में। लेकिन उनके चाहने से क्या होता, लेकिन गाँव वालों के चाहने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उफनता नाला सामने जो था, नाला क्या था, उफान पर था, उसका पानी, उसका बहाव बहुत तेज था। एक दो साहसी युवकों ने नाला पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में उनको लेने के देने पड़ गए। अब क्या हुआ, एक दो युवकों ने, मतलब नए लड़कों ने कोशिश भी की नाला पार करने की, लेकिन उन्हें लेने के देने पड़ गए, मतलब वो नाला नहीं पार कर सके, तो वो लोग वापस आ गए। आखिर वो बोली। इसी बीच हकीम साहब इलाज के अभाव में चल बसे। अब क्या हुआ, जब हकीम साहब को ट्रीटमेंट नहीं मिला, मतलब उन्हें इलाज की ज़रूरत थी और उन्हें इलाज नहीं मिल पाया, ना कोई डॉक्टर आ पाया और ना ही वो डॉक्टर के पास जा पाए, तो क्या हुआ, इसी बीच में हकीम साहब की मौत हो गई। इस घटना से शिवनारायण सबसे ज़्यादा दुखी हुआ। अब शिवनारायण क्या हुआ, ये घटना देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, सबसे ज़्यादा दुख उसको हुआ। आखिर वह बोली पड़ा, अगर आप लोग समय रहते मेरी बात मान लेते तो यह नौबत ना आती। और उसने गांव वालों से बोला कि अगर आप समय रहते मेरी बात मान लेते तो ये नौबत नहीं आती, हकीम साहब बच जाते, वो मरते नहीं। उसी समय सभी गांव वालों ने कसम खाई कि अपने श्रमदान से नाले पर पुल बनाने की कोशिश करेंगे। अब क्या हुआ, जब गांव वालों ने घटना देखी तो सभी गांव वालों ने कसम खाई कि हम सब लोग मिलकर इस नाले पर पुल बनाएंगे, ये उन लोगों ने कसम खाई। गर्मी में जब नाले का पानी कम था, गांव वाले संगठित होकर पुल बनाने में जुट गए। अब गर्मी में क्या हुआ, गर्मी का मौसम आया, नाले में पानी कम होने लगा, तब गांव वालों ने, सब ने इकट्ठा होकर पुल बनाने में वो लोग जुट गए। गांव का हर व्यक्ति अपने अपने साधन लिए हुए पुल बनाने को तैयार था। गांव में मतलब सभी लोगों के पास जो जो साधन उपलब्ध थे, मतलब जो जो सामान था जो पुल बनाने में काम आता, वो सब अपने अपने सामान लेकर आए और पुल बनाने में जुट गए। यह बात जब जिला अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने गांव वालों का उत्साह देखकर शासन की ओर से तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान की। अब यह बात जब गांव वाले पुल बनाने लगे तो ऐसे बात पहुंचते पहुंचते कहाँ तक पहुंची, जिलाध्यक्ष महोदय तक, मतलब जिला के बड़े अधिकारियों तक पहुंची। तो उन्होंने गांव वालों का उत्साह, मतलब गांव वालों की मेहनत को देखते हुए क्या किया, उनको शासन सरकार की ओर से क्या सहायता प्रदान की, आर्थिक, मतलब उन्होंने उनको पैसे भी दिलवाए और तकनीकी सहायता, मतलब जो टेक्नीशियन होते हैं बड़े बड़े जो पुल बनाने में मदद करते हैं अपनी अपनी मशीनों से, वो सब सहायता उन लोगों ने, जिला अधिकारियों ने गाँव वासियों को प्रदान की। इसमें ग्रामवासियों का उत्साह और बढ़ गया। तो गांव वालों का उत्साह और बढ़ गया क्योंकि उन्हें पैसे भी मिल गए पुल बनाने के लिए, आर्थिक सहायता भी मिली और तकनीकी सहायता भी मिली। महिला पुरुष सभी उत्साह से श्रमदान में जुट गए। अब गांव के हर महिला पुरुष इस काम में एकत्र होकर जुट गए। देखते ही देखते पुल के उद्घाटन की बात आई। अब जब सब लोगों ने मिलजुल कर पुल का निर्माण कर लिया, पुल बन गया, पुल बन के तैयार हो गया। तो जब पुल बन गया तो क्या हुआ, पुल के उद्घाटन की बात उठी। फिर शिवनारायण के साथ गांव के बड़े बूढ़े लोग जिलाध्यक्ष महोदय के पास गए और पुल के उद्घाटन हेतु निवेदन किया। अब शिवनारायण जो कि युवक था जिसने पुल की बनाने की बात उठाई थी सबसे पहले, उसके साथ गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग, मतलब बुजुर्ग व्यक्ति, कहाँ गए, जिलाध्यक्ष महोदय के पास गए, कलेक्टर के पास गए और उन्होंने पुल के उद्घाटन का निवेदन किया। मतलब उन्होंने आग्रह किया उनसे कि आप पुल का उद्घाटन कीजिए, बात की उन्होंने। जिलाध्यक्ष महोदय ने सर्च स्वीकृति दे दी। तो कलेक्टर जो थे जिलाध्यक्ष महोदय, उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी, मतलब हामी भर दी। पुल के उद्घाटन के दिन पुल को सजाया गया। अब पुल का जब उद्घाटन का दिन था उस दिन पुल को सजाया गया, डेकोरेशन किया गया उस गांव में। गांव में पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा था। गांव में क्या हो रहा था, पहली बार इतना बड़ा फंक्शन हो रहा था, क्योंकि ऐसा कोई काम गांव में पहले कभी हुआ ही नहीं था। गांव में पहली बार पुल बना, उसको बहुत अच्छे से सजाया गया, उसका उद्घाटन का दिन आ गया और गांव में ये आयोजन, और इतना बड़ा आयोजन गांव में पहली बार हो रहा था। गांव वालों ने अधिकारियों का स्वागत कर जिलाध्यक्ष महोदय से फीता काट कर पुल का उद्घाटन करने का अनुरोध किया। अब गांव वालों ने क्या किया, अधिकारियों का स्वागत किया, मतलब सबका वेलकम किया जो बड़े बड़े अधिकारी थे। और फिर कलेक्टर महोदय से क्या किया, जिलाध्यक्ष महोदय से उन्होंने पुल का उद्घाटन, फीता काट कर पुल का उद्घाटन करने का अनुरोध किया, मतलब आग्रह किया।
तो जिलाध्यक्ष ग्रामवासियों के आपसी सहयोग और श्रम देखकर बहुत खुश हुए। अब जो जिलाध्यक्ष महोदय आए थे वो गांव वालों का आपसी सहयोग और श्रम देखकर, मेहनत देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा पुल का उद्घाटन मैं नहीं, आप लोग स्वयं करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, आप कि इस पुल का उद्घाटन मैं नहीं करूँगा, आप लोग खुद करेंगे, मतलब गाँव वाले खुद करेंगे। उन्होंने गांव के 2 बुजुर्ग, 2 युवा और 2 महिलाओं को बुलाकर उन सभी को संयुक्त रूप से पुल का उद्घाटन करने को कहा। उन्होंने क्या करा, गांव के 2 बुजुर्ग व्यक्ति, बड़े बूढ़े जो होते हैं, गांव के 2 युवा मतलब नवयुवक और 2 महिलाओं को बुलाकर संयुक्त रूप से मतलब सबको मिलजुल कर पुल के उद्घाटन करने को कहा। गांव के 6 प्रतिनिधियों ने एक साथ फीता काटकर पुल का उद्घाटन किया। इन 6 लोगों ने मतलब 2 बुजुर्ग, 2 युवा और 2 महिलाओं, सब ने आपस में मिलकर गांव के पुल का फीता काटकर उद्घाटन किया। अपने संबोधन में जिलाध्यक्ष ने कहा, इसका उद्घाटन मैंने आप लोगों से ही करवाया है क्योंकि यह आपके सहयोग से बना पुल है। तो कलेक्टर को जब भाषण देने के लिए कहा गया कि आप 2 शब्द कहिए, तो उन्होंने क्या कहा अपने भाषण में कि मैंने आप लोगों से इस पुल का उद्घाटन इसलिए करवाया है क्योंकि यह पुल आप लोगों के आपसी सहयोग से बना है। आप गाँव वालों ने ही इसका निर्माण किया है अपने आपसी श्रम और मेहनत से। तो इसमें आपका श्रमदान लगा है, मतलब इसमें आपकी मेहनत लगी है। गांधी जी भी तो यही कहा करते थे कि आपसी सहयोग और स्वावलंबन से हम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा अपने भाषण में कि गांधी जी भी तो यही कहा करते थे कि आपसी सहयोग मतलब आपस में सब लोग मिलजुल कर मदद करके एक दूसरे की। स्वावलंबन मतलब अपने ऊपर भरोसा रखना कि हम इस काम को कर सकते हैं, मतलब नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखना, पॉजिटिव रहना हमेशा कि हम इस काम को कर लेंगे, कभी भी ये नहीं सोचना कि ये काम हमसे नहीं होगा। स्वावलंबन से मतलब बड़ी बड़ी कठिनाइयों को, कितनी भी बड़ी कठिनाई आ जाए, अगर हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं, अपने ऊपर बिलीव करते हैं तो हम उस काम को कर सकते हैं। सहयोग का पुल अब नालपुर की तरक्की के द्वार खोलेगा। उन्होंने अपने भाषण में आखिरी लाइन क्या बोली कि सहयोग का पुल मतलब ये जो आपसी सहयोग से इस पुल का निर्माण हुआ है, ये क्या करेगा, नालपुर के प्रगति और विकास के द्वार खोलेगा। मतलब अब इस गांव में प्रगति और विकास हो सकती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो स्टूडेंट, आपको इस कहानी में यही बताया गया है कि किस तरह से हम आपस में मिलजुल कर इकट्ठा होकर अगर सब लोग एक दूसरे की मदद कर कर कोई काम करना चाहें तो उस काम को करने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमें कोई भी काम मिलजुल कर करना चाहिए और स्वावलंबन मतलब अपने ऊपर भरोसा करके, अपने ऊपर बिलीव करके कि हम इस काम को कर सकते हैं और वो काम करने में कोई भी फिर हमें नहीं रोक सकता। आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी स्टूडेंट। इस कहानी के इस चैप्टर को यहीं ख़त्म होता है ये चैप्टर। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज फिल करके मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी की कॉपी में नोट डाउन करना है। कॉपी में जब क्वेश्चन आंसर आप लिखेंगे उसके पहले आपको शब्दार्थ लिखना है। पहले पार्ट का हेडिंग, उसके बाद शब्दार्थ और उसके बाद क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर आप बाद में लिखेंगे, पहले शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ लिखना कंपलसरी है, उसके बाद ही आप इसके क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करेंगे। और जब भी आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है आप मुझे इसके पिक्चर सेंड कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।